वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बर्नौली इक्वेशन क्या है, ये क्यों ड्राइव की गई, ये किन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है और क्या इसकी कोई एप्लीकेशन भी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बर्नौली इक्वेशन, दोस्तों इन दोनों को आप अलहदा कर लें दरमियान में से। दोस्तों किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उस आर्टिकल का जो टाइटल है उसके ऊपर आप थोड़ा गौर किया करेंगे, आखिर उसका मतलब क्या है, उसमें कोई आपको मीनिंग मिल रहा है या नहीं। यही अब टेक्निक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब एक है बर्नौली, दूसरा है इक्वेशन। इक्वेशन आप जानते हैं, बर्नौली एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने 1738 में एक इक्वेशन लिखी जिसको हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब दोस्तों सवाल ये है कि अब बर्नौली को आखिर क्या मौत पड़ी थी कि उसने ये इक्वेशन लिखी, और हमें अब क्या पड़ी है कि हम ये जो है ना ये ड्राइव करते रहें और इसको समझते रहें। इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बर्नौली ने सोचा कि जिस तरह सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, मिसाल के तौर पर एक बॉल है, जब वो हाइट पर होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स हाइट। जो वो नीचे गिरती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसी तरह क्या फ्लूइड्स में भी कोई एनर्जीज एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती हैं? जिस तरह ये बॉल ये ग्राउंड लेवल से एक ख़ास हाइट पर है और इस वक्त इसमें एनर्जी 10 जाउल है और ये 10 जाउल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन है। यहाँ से बॉल को हम छोड़ते हैं, बॉल आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इस पोजीशन के ऊपर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 6 जाउल है और पोटेंशियल एनर्जी 4 जाउल है। टोटल एनर्जी कंजर्व ही रही। अब ये बॉल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते जब ये ग्राउंड से टकरा जाती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई ख़त्म, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो पोजीशन की वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है। यहाँ पे इसकी हाइट बची ना, क्योंकि ये ग्राउंड से टकरा गई है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई जी 10 जाउल। अब बर्नौली ने देखा कि जिस तरह सॉलिड मैसेज के अंदर, सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी तो सेम रहती है। क्या इसी तरह कोई फ्लूइड के लिए भी कंसेप्ट है? तो उसने यही सोच जो है फ्लूइड्स के ऊपर लगा दी। तो जो उसे इक्वेशन मिली उसने उसको कह दिया बर्नौली इक्वेशन। यानी ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लूइड्स। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम इसकी थोड़ा डेरिवेशन की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए मैं पहले एक पाइप ड्रा कर लेता हूं जिसके दोनों एंड्स पे एरिया डिफरेंट है। ये मैंने पाइप का अपर एंड ड्रा कर लिया। मैं लोअर एंड ड्रा करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इस पाइप में से फ्लूइड मूव कर रहा है। पाइप में से गुजरने वाले फ्लूइड को मैं ब्लू बॉल पेन की मदद से शो कर देता हूं। दोस्तों इनिशियली हम इस ए बी रीजन में फ्लूइड का फ्लो कंसीडर करते हैं। तो A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है एट अपर एंड और A2 क्रॉस सेक्शन एरिया है एट लोअर एंड। ये वेलोसिटी V1 के साथ मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी V2 के साथ मूव कर रहा है। अब हम वर्क करते हैं इस फ्लूइड के ऊपर, जिसकी वजह से ये फ्लूइड डिस्टेंस डेल x1 मूव करके ए से ए प्राइम पर पहुंच जाता है। इसी तरह लोअर एंड पर फ्लूइड बी से बी प्राइम तक पहुंच जाता है और डिस्टेंस ट्रैवल करता है डेल x2। अब दोस्तों इस एंड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है। इस तरह इस एंड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है। ये मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब दोस्तों ये हमारा रेफरेंस या ग्राउंड लेवल है। इस रेफरेंस से अपर एंड की हाइट h1 है और इस लोअर एंड की हाइट h2 है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि फ्लूइड जब ए बी से ए प्राइम बी प्राइम तक शिफ्ट हुआ है तो इस दौरान ये दरमियान वाले हिस्से में कितना वर्क हुआ है। दोस्तों वर्क डन एट अपर एंड हमारे पास बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब दोस्तों आप जानते हैं कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगी प्रेशर इनटू एरिया।
बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इस सैंड के ऊपर प्रेशर P1 है और एरिया A1 है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह जो लोअर एंड पर वर्क होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये भी दोस्तों बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दोस्तों ये वाला वर्क माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? वो इस वजह से दोस्तों ये फ्लूइड जब B से B प्राइम की तरफ मूव करना शुरू करता है तो यहाँ पे जो फ्लूइड था इनिशियली जब हम सेक्शन AB कंसिडर कर रहे थे तो इस जगह पे जो फ्लूइड है इस जगह पे वो इसको मूव नहीं करने देगा, वो इसको रोकेगा, वो इसको इस तरह रोकेगा, ना जा भाई ना जा। ये कहेगा नहीं मैंने जाना है मैंने जाना है। तो क्या होगा? फ्लूइड B से B प्राइम तक तो मूव कर गया लेकिन जो फोर्स है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो इस वजह से ये वर्क नेगेटिव होगा। फोर्स क्या लगेगी? P2 A2 ज़रबे डेल X2। नेटवर्क जो है वो दोनों इन दोनों वर्क्स का सम होगा, वर्क एट अपर प्लस वर्क एट लोअर एंड। अपर वाले को मैं W1 कह देता हूँ और लोअर वाले को W2 कह देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं P1 A1 डेल X1 माइनस P2 A2 डेल X2। अब दोस्तों इस अपर एंड पर वेलोसिटी क्या है? V1। V1 किस चीज़ के बराबर होगी? डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम हम कंसिडर करते हैं T। दोस्तों यहाँ पे हम स्टेडी फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं। स्टेडी का मतलब ये कि वक्त के साथ साथ फ्लूइड का फ्लो चेंज नहीं होगा, यानी टाइम T के दौरान इस रीजन में जितना फ्लो हुआ है उतना ही इस रीजन में होगा। यानी अगर 5 सेकंड में यहाँ पर 3 लीटर पानी फ्लो करता है तो यहाँ पर भी 5 सेकंड में 3 लीटर पानी फ्लो करेगा। इस रिलेशन से मैं डेल X1 निकाल लेता हूँ V1 T। इसी तरह V2 बराबर होगा इस एंड के ऊपर जो वेलोसिटी V2 है, डिस्टेंस क्या है? डेल X2 ओवर टाइम। टाइम सेम है क्योंकि स्टेडी फ्लो है। डेल X2 इज इक्वल टू V2 T। अब दोस्तों इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ 1 डेल X1 और डेल X2 की वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तुम्हारे पास नेटवर्क आ जाता है P1 A1 V1 T माइनस P2 A2 V2 T। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो लाजमी देखें ताकि आपको ये डेरिवेशन आसानी से समझ आती रहे। तो दोस्तों इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की मदद से हम जानते हैं A1 V1 यानी एरिया एट अपर एंड मल्टीप्लाइड वेलोसिटी एट अपर एंड बराबर होंगे A2 V2 एरिया एट लोअर एंड और वेलोसिटी एट लोअर एंड, इनका जो प्रोडक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होगी। अब इस इक्वेशन को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड से, A1 V1 इंटू T A2 V2 इंटू T। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि A1 V1 एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब किस चीज़ का यूनिट होता है? बोलो बोलो, वॉल्यूम। वॉल्यूम पर सेकंड, यानी कितना वॉल्यूम एक ख़ास वक्त में फ़्लो कर रहा है। अब इसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या चीज़ आ जाएगी? बोलो बोलो, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। यही कुछ हमने यहाँ पे किया है। A1 V1 का यूनिट क्या था? मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको हमने टाइम से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और ये इस फ्लूइड का वॉल्यूम ले लो या इसका ले लो, ये दोनों बराबर होंगे। अंडर कंसिडरेशन वॉल्यूम को मैं V से डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब ये वैल्यूज़ मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ तो मेरे पास नेटवर्क बन जाएगा P1 A1 V1 T की जगह क्या आ गया? वॉल्यूम माइनस
P2 A2 V2 T की जगह क्या आ जाएगा वॉल्यूम, तो क्या बन गया P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। अब दोस्तों आप जानते हैं कि डेंसिटी किस चीज़ के बराबर होती है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ से वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर आया, मास ओवर डेंसिटी, ये यहाँ पे दोबारा पुट कर दो, नेटवर्क इज इक्वल टू P1 माइनस P2, वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर है m ओवर रो। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3। दोस्तों ये आ गया नेटवर्क जो हमने इस फ्लूइड के ऊपर किया, जो रीजन ए बी के दरमियान था और ये मूव करके ए प्राइम बी प्राइम तक पहुंच गया। अब सवाल पैदा होता है दोस्तों कि ये जो हमने वर्क किया है इस फ्लूइड के ऊपर, ये कहाँ गया। पहली चीज़ तो आपको जब नज़र आ जानी चाहिए, अब तक नहीं आई तो गौर से देखो कि फ्लूइड ने यहाँ से जब यहाँ मूव किया है, ये यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो क्या हुआ, मूवमेंट हुई है ना, मूवमेंट हुई, वेलोसिटी इन्वॉल्व हुई, वेलोसिटी इन्वॉल्व हुई तो क्या इन्वॉल्व हुआ, काइनेटिक एनर्जी। तो पहला जो इस वर्क का हिस्सा होगा वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं क्या आती है जी। इस साइड पे क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, 1/2 mv2 स्क्वायर, ये v वेलोसिटी जो थी यहाँ पर, माइनस इस साइड पे क्या होगी 1/2 mv1 स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों। अब m हम सेम ले रहे हैं क्योंकि दोनों साइडों पे सेम मास ऑफ फ्लूइड होगा, इस जगह पर भी इस जगह पर भी, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो किसी भी दो रीजन्स के दरमियान मास सेम रहेगा। अब एक तो इस नेटवर्क का हिस्सा इस्तेमाल हो गया काइनेटिक एनर्जी में, दूसरा कहाँ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि ये वाला एंड है ज़्यादा हाइट पर और ये है कम हाइट पर। फ्लूइड यहाँ से यहाँ मूव किया और यहाँ से यहाँ मूव किया। अब ये दरमियान वाला फ्लूइड भी तो मूव किया है ना, तभी ये फ्लूइड ए बी से ए प्राइम बी प्राइम पे मूव हुआ। अब हाइट इन्वॉल्व होगी, अब हाइट इन्वॉल्व हो तो कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। उसको भी वेरिएशन हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg, इस जगह पे क्या हाइट होगी h2 माइनस mg(h1), इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन कह देता हूँ 5। एक चीज़ देखो, जो हमने नेटवर्क दिया वो इस्तेमाल हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस वजह से फ्रिक्शन में आपका कोई वर्क ज़ाया नहीं होने लगा। नॉली इक्वेशन जो है वो इन 3 कंडीशंस के अंदर अप्लाई होती है कि फ़्लो स्टेडी हो, वक्त के साथ साथ चेंज ना हो। दो रीजन्स के दरमियान अगर 5 सेकंड में 3 लीटर फ्लूइड मूव किया है तो अगले 5 सेकंड में भी 3 लीटर फ्लूइड ही मूव करेगा, उसकी डेंसिटी चेंज ना हो, उसके अंदर फ्रिक्शन ना हो। अब जो नेटवर्क हमने दिया वो इस्तेमाल हो गया फ्लूइड की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में। अब यही हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू दिस वॉल्यूम। यही वॉल्यूम जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, वर्क डन बराबर है चेंज इन एनर्जीज के। अब दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको कि हम बर्नौली इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लूइड्स क्यों कहते हैं। वर्क डन की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 से, P1 माइनस P2 m ओवर रो इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जीज है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 और 5 की मदद से। अब दोस्तों क्या करो कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो रो ओवर m से, मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय रो ओवर m मल्टीप्लाइड बाय रो ओवर m, रो ओवर m, यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लो, m से m कैंसिल हो जाएगा, रो से रो, यहाँ m से m कैंसिल हो गया, यहाँ भी m से m कैंसिल हो गया, m से m, तो मेरे पास क्या रिलेशन आया, P1 माइनस P2 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2
रो V1² प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब 1 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो अपर एंड पर हैं और 2 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हैं लोअर एंड पर। अपर एंड वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं, P1 इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस हाफ रो V1² प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस ये P2 हम दूसरी साइड पे ले आए, हाफ रो V2² रो GH2। अब दोस्तों इस इक्वेशन का मतलब क्या है बताओ, सोचो। इस इक्वेशन का मतलब ये है जो एनर्जी है फ्लूइड की वो 3 हिस्सों में तकसीम रहेगी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी का जो सम है आप किसी जगह पर इस पाइप में ले लो, ये तीनों एनर्जीज का सम बराबर रहेगा। हो सकता है इनके आपस में वैल्यूज ऊपर नीचे होती रहें लेकिन जो सम आएगा वो बराबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल करके, P प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली प्रिंसिपल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अभी जो पढ़ा है उसको कंक्लूड कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हैसियत रखती है फ्लूइड्स के लिए। ये फ्लूइड्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये इंश्योर करती है कि फ्लूइड की एनर्जी कंजर्व रहेगी, महफूज रहेगी। बर्नौली इक्वेशन जो है ये फ्लूइड की 3 प्रॉपर्टीज़ प्रेशर, स्पीड और हाइट के दरमियान रिलेशन है। अगर आपको कोई भी 2 चीज़ें प्रेशर स्पीड गिवन है तो हाइट निकाल सकते हैं, या अगर स्पीड और हाइट गिवन है तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं। और बर्नौली इक्वेशन इंतहाई मशहूर इक्वेशन है और इसकी बेपनाह एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में जो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।